अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी और स्वेलिंग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स so that our body can use them to build and nourish the cells and provide energy। और ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि दो जगह के ऊपर ये कंप्लीट होता है, यानी कि इसमें केमिकल डाइजेशन भी आ जाती है और मैकेनिकल यानी कि फिजिकल डाइजेशन भी आ जाती है। तो इसको भी हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर हम एनाटमी और फंक्शन के लिहाज से देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होके एनस तक जाती है और इसके दरमियान में डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इन वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT। जैसा कि हमने देखा था कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक ट्रैवल करता है। ये कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं और हर ऑर्गन अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ओरल कैविटी है उसके अलग फंक्शन है और यहाँ पर भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर उसके बाद स्टमक वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर यानी कि 30 फीट लॉन्ग होता है और ये थोरेसिक कैविटी से फिर एंटर होता है एब्डोमिनल कैविटी में और वहाँ पर जो है ये एट द लेवल ऑफ डायाफ्राम ये एब्डोमिनल कैविटी में जाकर एंटर होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितनी भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आते हैं उन सब की 4 मेजर लेयर्स होती हैं। स्टमक की भी 4 मेजर लेयर्स होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी, लार्ज इंटेस्टाइन की भी। और ये जो मेजर लेयर्स होती हैं इनमें ये म्यूकोसा, ये सबसे इंटरनल लेयर होती है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरस। मसल्स होते हैं जिसमें ओब्लिक मसल, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है वो होती है सिरोसा। तो ये एसोफेगस से लेकर एनस तक ये ही लेयर्स जो हैं ये सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी, ये जो कैविटी है जो हमारी टंग, टीथ और पैलेट, इसके दरमियान में जो कैविटी है उसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। पैलेट जो है ये फ्लोर, ये रूफ बनाता है और ये दो तरह का होता है पैलेट। पैलेट जो है ये जो इंटीरियर पोर्शन होता है पैलेट का ये हार्ड होता है और इसे हार्ड पैलेट कहते हैं और ये हमारी ओरल कैविटी का रूफ बनाता है। इंटीरियर पोर्शन हार्ड होता है और जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये सॉफ्ट होता है जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो पैलेट के दो पोर्शंस होंगे, इंटीरियर जो है वो हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर जो है ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। और जो हमारी टंग है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके ऊपर जो है रफ प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे पेपिला बोलते हैं। इसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन होती है, इससे फूड की हैंडलिंग ईजी हो जाती है। इसके अलावा हमारी टंग पे टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं और जो इसके अलावा जो हमारे ओरल कैविटी है इसमें 32 टीथ होते हैं एक एडल्ट पर्सन में और ये डिफरेंट शेप के होते हैं, हर एक का फंक्शन भी सेपरेट होता है। जैसे कि ये फ्रंट वाले टीथ हैं, फ्रंट वाले टीथ जो हैं इनको इंसाइजर्स बोलते हैं और इसकी एजेस जो हैं ये वाले ये शार्प होते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ की बाइट लेते हैं तो इन्हीं को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाले टीथ हैं जिनको कैनाइन कहते हैं जो कि कोन शेप है और ये ग्रेस्पिंग करने में और टीयरिंग करने में काम आते हैं, यानी फूड को अच्छी तरह से ये पकड़ में रखते हैं और उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड भी करते हैं। और ये बैक वाले जो हैं मोलर्स और प्री मोलर्स, यानी ये वाले जिनको दाढ़ भी कहते हैं और इनके देखें तो ये चौड़े होते हैं और यहाँ पर ग्राइंडिंग करते हैं, यानी जब भी आप किसी भी बाइट को लेकर जाते हो तो अपनी लेफ्ट और राइट पर इसके ज़रिए से क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं।
इसके अलावा जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सोक्राइन सिस्टम के हैं, यानी कि 2 सिस्टम होते हैं ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसकी डक्ट होती है, इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो ये 3 पेयर्स होते हैं जिनमें पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। और इनकी जो लोकेशन होती है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं ये अंडर द टंग होते हैं, जिसको हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहते हैं, ये बिहाइंड द जॉ। और जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ये इन फ्रंट ऑफ ईयर, ये इनकी लोकेशन है। इसके अलावा जो हमारा टंग वाला पोर्शन होता है इसमें एबनर्स ग्लैंड भी होते हैं जो कि हमारी टंग की डोर्सल सरफेस पे लोकेटेड होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं लिंगुअल लाइपेज। एबनर्स ग्लैंड जो कि हमारी डोर्सल टंग सरफेस जो टंग है उसके ऊपर लोकेटेड होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं लिंगुअल लाइपेज। लेकिन जो ओरल कैविटी होती है इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स ही डाइजेशन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और जो लिंगुअल लाइपेज है वो यहाँ पर इसकी डाइजेशन जो है, यानी कि ये लिपिड की डाइजेशन यहाँ पर नहीं होती। इसके अलावा जो है आगे हम इसके डिफरेंट फंक्शंस भी देखेंगे। हर ग्लैंड के, सलाइवरी ग्लैंड्स के सेपरेट फंक्शन है और इसकी सिक्रीशन भी जो है वो अलग है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें जो सलाइवा सिक्रीट होता है इसकी कॉम्पोजिशन वाटर एंड म्यूकस होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ दूसरे सॉल्ट भी ये रिलीज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि एमाइलेज या टायलिन भी सिक्रीट करते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट या दूसरे सॉल्ट्स होते हैं ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी एक्ट करते हैं और साथ में ये सलाइवा की जो पीएच है उसको 6 और 7 के दरमियान में मेंटेन भी करते हैं। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है जो हमने कहा था कि इन फ्रंट ऑफ ईयर्स लोकेटेड होता है, इसकी सिक्रीशन जो है वो कहाँ पर जाती है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी में जाती है इसकी सिक्रीशन। और जो इसके अंदर जो सिक्रीशन होती है उसमें सलाइवा और एमाइलेज है, सलाइवा के साथ एमाइलेज होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं इन दोनों की जो सिक्रीशन है वो कहाँ पर जाती है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में जाती है। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है उसमें सलाइवा, एमाइलेज और म्यूकस भी शामिल होती है और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है उसमें सलाइवा और इसके साथ सिर्फ क्या होती है, म्यूकस होती है। तो ये हमने सलाइवरी ग्लैंड उसकी कितने पेयर्स होते हैं और क्या क्या ये सिक्रीट करते हैं इसको देख लिया। ओरल कैविटी के जो फंक्शंस हैं वैसे अगर हम देखें तो ओरल कैविटी के कई फंक्शन हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ फूड है, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और डाइजेशन भी है। जो सिलेक्शन ऑफ फूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं या अपने मुंह के अंदर लेकर जाते हैं तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो, कोई डर्ट हो, कोई स्टोन हो या फिर उसका फ्लेवर जो है वो अनप्लेजेंट हो तो उसे फ़ौरन हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ओरल कैविटी में ही मैकेनिकल डाइजेशन भी स्टार्ट होती है और केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट होती है। जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये टीथ के ज़रिए से होती है और लार्जर जो पार्टिकल्स होते हैं या जो हमारा हमने जो बाइट की हुई होती है उसको स्मॉलर हिस्से में वो डिवाइड करता है और ये 2 तरह के मसल के ज़रिए से करता है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले टेम्पोरल जो टेम्पोरलिस मसल्स होते हैं। और जब आप कोई किसी चीज़ को च्यू कर रहे होते हो, चबा रहे होते हो तो इसकी मूवमेंट को आप फील भी कर सकते हो। तो टेम्पोरलिस और जो दूसरे जो मसल्स हैं वो है मेसेटर मसल्स जो हैं ये इसकी लोकेशन आप देखें कि ये वाली जो कि इस एरिया में होती है और जो टेम्पोरलिस मसल्स हैं ये वाली इसकी लोकेशन होती है। तो यहाँ पर जो है मैकेनिकली या फिजिकली ब्रेक कर दिए गए हैं लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और फिर जो केमिकल डाइजेशन है वो एफिशिएंट तरीके से हो जाए। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में मैकेनिकली कर दिया गया। केमिकल डाइजेशन भी यहाँ स्टार्ट हो जाती है और केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल में ये फ़र्क होता है कि जो मैकेनिकल डाइजेशन या जिसको फिजिकल डाइजेशन कहते हैं उसमें लार्जर पार्टिकल सिर्फ ब्रेक होकर स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल डाइजेशन जो है ये
बॉन्डिंग लेवल के ऊपर जाकर बॉन्ड को ब्रेक करती है। जैसे कि अगर पॉलीसेकेराइड है तो उसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। इसी तरह से जो प्रोटीन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी उसे केमिकली ब्रेक किया जाता है। यहाँ पर जो है वो जिस चीज़ को हम देख चुके हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन जो है उसमें च्यूइंग होती है, और जब तक मैकेनिकल डाइजेशन एफिशिएंट तरीके से नहीं होगी तो केमिकल डाइजेशन भी नहीं अच्छी हो सकती, क्योंकि मैकेनिकली हम जितने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जो है जो केमिकल डाइजेशन है या एंजाइम्स है वो उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो सकेंगे। मेस्टिकेशन भी ओरल कैविटी का ही फंक्शन है। इसमें लार्ज फूड पार्टिकल्स को हमने स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया च्यूइंग प्रोसेस के ज़रिए से, और इस तरह से इसके बाद जो है फिर वो एंजाइम्स इसके ऊपर एफिशिएंटली अपना इफेक्ट शो करते हैं। केमिकल डाइजेशन जो है सलाइवा के ज़रिए से होती है, और 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमने इनकी लोकेशन भी देख ली, और ये भी हमने देख लिया कि इनमें जो सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा किधर होती है सिक्रीशन, और जो इसमें सलाइवरी एमाइलेज ये एंजाइम जो है ये पॉलीसेकेराइड के ऊपर इफेक्ट करता है, और ग्लूकोज जो बॉन्ड्स होते हैं इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड उसको ब्रेक करता है। पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, और जो डाइसेकेराइड इसमें बनता होता है वो माल्टोज या आइसो माल्टोज या दोनों ही बनते हैं, और तकरीबन जो कार्बोहाइड्रेट की 3 से 5% तक जो डाइजेशन होती है वो माउथ में कंप्लीट हो जाती है। जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है इसमें इसका इंग्रेडिएंट होता है म्यूसिन। म्यूसिन जो है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन प्रोटियोग्लाइकेन है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है ये ज़्यादा होता है और प्रोटीन इसमें कम होती है। ये लुब्रिकेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा सलाइवा में मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं, और इनमें जो क्लोराइडाइन है ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करता है, यानी एमाइलेज की एक्टिविटी को स्पीड अप करता है। सलाइवा में इसके अलावा लाइसोजाइम भी है जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी होती है जो कि ये इम्यून सिस्टम जो है ये बनाती है। तो ये भी इसका मतलब इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में है। और सलाइवा की जो पीएच है जैसे पहले बताया 6 to 7 के दरमियान में होती है, क्योंकि यही वो पीएच है जिसमें एमाइलेज एंजाइम सबसे एफिशिएंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एक और साइड बॉक्स में बताया गया कि जो पैरोटिड सलाइवरी के 3 पेयर्स पड़े थे ना, तो जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं, कई दफ़ा जो है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको पैरोटिडाइटिस कहते हैं। और जिस तरह वायरल इन्फेक्शन में मम्प्स है वो इसकी एग्जाम्पल है। ओरल कैविटी के बाद जो है जो इसका बैक वाला पोर्शन है हलक जिसको बोलते हैं वो होता है फेरेंक्स। और फिर यहाँ पर जब एक दफ़ा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो है हो जाती है तो हमारे मुंह के अंदर जो हमने च्यू करके या मेस्टिकेशन के बाद फूड जो है ये एक बॉल लाइक मैस की फॉर्म में आ जाती है जिसे बोलस कहते हैं, और बोलस जो है इसको पुश किया जाता है फेरिंक्स की तरफ ना। और अब इसमें जो है कुछ प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है मसल्स, जो सॉफ्ट पैलेट है वो बैक साइड की तरफ मूव करके जाएगा, और मसल ये जो सॉफ्ट पैलेट है जब हमारी टंग जो है वो रूफ ऑफ कैविटी को जाकर यानी पैलेट को टच करती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, और सॉफ्ट पैलेट जो है ये पीछे की तरफ मूव करता है ताकि नेजल कैविटी को बंद कर सके। तो सॉफ्ट पैलेट जो है ये फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। और इसके अलावा जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है फेरेंक्स के ऊपर तो ये स्टिमुलेट करता है नर्व्स को, और फिर स्वेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो
स्टार्ट हो जाता है और बाकी प्रोसेस जो है वो इनवॉलेंटरी होता है। तो इट मीन्स कि जो स्वेलिंग है ये दो तरह का प्रोसेस होता है, पार्टली ये वॉलंटरी होता है और पार्टली इनवॉलंटरी होता है। जो वॉलंटरी एक्शन है वो जब हम टंग की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है और हम फेरिंग्स की तरफ पुश करते हैं बोलस को, तो वो वॉलंटरी प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो है ये इनवॉलंटरी स्टार्ट होता है। और ये जो इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है ये हमारा जो ब्रेन का पार्ट है जिसको मेडुला कहते हैं और बोन्स वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर ये रिफ्लेक्स के तौर पर जाता है, यानी ये बाकी काम खुद ब खुद होते जाते हैं। और इस वाले एक्शन में जो लेरिंग्स है, जो हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है और जाकर एपिग्लोटिस जो है इसको ड्रॉप कर देता है, ताकि जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस ओपनिंग होती है किस चीज़ की, जो विंड पाइप है उसकी, तो उसको एपिग्लोटिस क्लोज कर देता है। तो ये क्लोज होने से जो क्लोज इसकी ओपनिंग होती है, ये वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर ये एपिग्लोटिस जो है ये ड्रॉप डाउन होता है और ओपनिंग को क्लोज कर देता है। इस तरह से जो फूड है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं होगी, बल्कि वो वहाँ से स्लिप होती हुई जो है वो एसोफेगस में चली जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगा इसका रास्ता। तो इस तरह से दो जगह हैं। एक तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो नेजल कैविटी में जाने से फूड को रोकता है, और जो एपिग्लोटिस है ये ट्रैकिया में जाने से फूड को रोकता है, और फिर फूड जो है ये मूव करती हुई कहाँ पर आ जाती है, एसोफेगस में। ये यहाँ पे स्वेलिंग के प्रोसेस दिखाए गए हैं। तीन इसकी स्टेजेस होती हैं, एक ओरल स्टेज जो वॉलंटरी होती है, फेरेंजियल स्टेज और एसोफेजियल स्टेज। ये जो है ये इनवॉलंटरी होती है और इसको मेडुला कंट्रोल करता है और बोन्स। अब फूड जो है ये मूव करके किस में आ चुकी है, एसोफेगस में। और एसोफेगस जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है, और ये स्टार्ट होता है फेरिंग्स के बाद और फिर यही फूड को लेके स्टमक में जाके एंटर करता है। तो यहाँ पर जो है वेव वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की चलती है, जिसको पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होती है ये थ्रू आउट डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एसोफेगस से स्टार्ट होके एनस तक ये चलती है। अब जहाँ पर ये बोलस है उसकी बैक वाली साइड पर जो मसल्स होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसकी फ्रंट वाली साइड पर मसल्स रिलैक्स करेंगे। तो जब जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फूड को आगे आगे की तरफ जो है ये मूव करवाते जाएंगे, जब तक कि स्टमक नहीं आ जाता तब तक ये इस तरह से मूवमेंट इसकी होती जाएगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये मूवमेंट जो है ये रिवर्स हो जाती है। ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, और फिर जो है ये जब रिवर्स होती है तो उसको एंटी पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये वोमिटिंग होती है। एसोफेगस का जैसे कि मैंने बताया था कि ये फेरिंग से स्टमक तक एक्सटेंड होता है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर तक होती है, और इसी की जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से फूड मूव करके स्टमक को जाती है। ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कोई डाइजेशन तो नहीं होती, लेकिन ये एक किस्म का पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि स्टमक में फूड एंटर हो सके। नेक्स्ट हम डाइजेशन इन स्टमक उसको कंटिन्यू करेंगे।